नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में भजन राज की। जी हां, भजन लाल शर्मा को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, जो कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का चहुमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश होगी। राजस्थान में बीजेपी ने अपने इस फैसले के साथ यानी कि एक साथ कई चीजों को साधा है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक जनरल कास्ट को खुश कर लिया। ब्राह्मण समुदाय से करीब 33 साल बाद कोई नेता सीएम बना है। ऐसे में इस जाति का झुकाव बीजेपी की तरफ पहले से भी और ज्यादा होगा। भरतपुर इलाके से बीजेपी ने सीएम बनाकर पूर्वी राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भी की है, तो भाजपा ने संघ को तवज्जो भी दी है और आम सोच के दायरे से बाहर निकलकर भजन लाल को सीएम बनाकर संघ को संतुष्ट किया है। इससे संघ और संगठन में लोकसभा चुनाव को लेकर नई ऊर्जा आने का रास्ता मजबूत हो गया। इधर राजपूत महिला और दलित समाज से डिप्टी सीएम बनाकर जातिगत समीकरण को भी साध लिया गया है। वहीं बीजेपी आलाकमान ने यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि नई पीढ़ी और आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री जैसा पद और बड़ा सम्मान मिल सकता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश की जनता की भावनाओं पर कितना खरा उतरते हैं। इन सबके बीच सवाल ये भी उठते हैं कि क्या सीएम का चेहरा पहले से तय था? प्रदेश में नया सीएम चुनने के लिए बीजेपी का आखिर मैकेनिज्म क्या है? बीजेपी के इस फैसले में कितनी दमदार सोशल इंजीनियरिंग है? आखिर बड़े चेहरों को बीजेपी कैसे साधेगी? और सत्ता से बाहर होकर विपक्ष में आई कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिस पर आज की हमारी बड़ी बहस केंद्रित होगी। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर बड़े चेहरों को बीजेपी कैसे साधेगी? राजस्थान में अब भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुखिया, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, इनके हाथों में कमान होगी सत्ता को बेहतरीन रखने की, साथ ही साथ संगठन और सत्ता के समन्वय से चलने वाली बीजेपी के लिए भजन लाल शर्मा कितने कारगर साबित होंगे, ये भी हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले से चौंकाया है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी का मैकेनिज्म नई पीढ़ी को नए एक पूरी पार्टी के केंद्रित आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से सत्ता का समन्वय हुआ, और वो चाहे मध्य प्रदेश में रहा हो या छत्तीसगढ़ में और अब राजस्थान में, तीनों राज्यों को अगर आप देखेंगे, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जिस प्रकार से इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी के इस सोशल मैकेनिज्म को बयां भी करता है कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कितनी दमदार है। भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं को मौका दे रही है। और एक सवाल हमारा यह भी है कि अब कांग्रेस, जिसका दावा था सत्ता में रिपीट होने का, सत्ता बरकरार रखने का, कांग्रेस अब कितने बदलाव करेगी? कांग्रेस में कितने बदलाव होंगे? आज की बड़ी बहस का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हम आपको कुछ खास बयान सुनवाते हैं। मेरे केंद्रीय नेतृत्व माननीय यशस्वी, हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की कानून व्यवस्था बहुत ही कांग्रेस के समय में खराब थी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी होने वाली है। 2024 का मिशन भी करीब है, किस तरह से चुनौती मानते हैं? निश्चित रूप से 2024 में 25 की 25 सीट जीतेंगे। और आज मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी
बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है, दूसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरी दादी हॉस्पिटल में 4th क्लास थी, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि भजन लाल जी जैसा संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिए गए, यस, सभी समीकरण साधने की सब बढ़िया फैसले करें। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जांच परख के फैसले करती है। आला कमान का और शीर्ष नेतृत्व का आभार। एक आम कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दे सकती है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। भजन लाल शर्मा सीएम चुन लिए गए। नए सीएम के लिए आखिर क्या मैकेनिज्म रहा? नई अप्रोच है, नई पीढ़ी है, नई टीम है। लंबे समय से संघ से जुड़े रहे, 34 साल का इनका सियासी अनुभव भी है। नए सीएम के लिए आखिर मैकेनिज्म क्या है भारतीय जनता पार्टी का? बीजेपी की ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसमें कितना दम है, ये भी एक सवाल। और आखिर बड़े चेहरों को कैसे साधेगी बीजेपी, सवाल ये भी है। क्या अब कांग्रेस में भी हमें बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार गई, दावा जो किया कांग्रेस ने वो गलत साबित हुआ। अब भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुमित गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका भी। मैं चर्चा की शुरुआत सुरेश जी आपसे करना चाहूंगा। ये बात तो तय हो गई कि बीजेपी इस वक्त चौंका रही है, पता ही नहीं चलता कि बहुमत दल का नेता कौन होगा। और सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल होता है, बहुमत दल के नेता को भी नहीं पता होता 1 घंटे पहले कि वो बहुमत दल के नेता होंगे। सुरेश जी जी सुरेश जी, आपका ऑडियो हम तक आ नहीं रहा है, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपका ऑडियो हम तक आए साफ, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। मैं सुमित जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुमित जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, क्या कांग्रेस में भी एक बदलाव देखने को मिलेगा? विवेक जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें शक्ति दें कि बीजेपी ने जितने वादे चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में किए थे वो उनको पूरा कर। विवेक जी, इससे पहले कि मैं आपकी बात पे आऊं, मेरा जब से कल बीजेपी ने अपने नेताओं की घोषणा की है, मेरा मन थोड़ा सा उद्वेलित है इस बात को लेकर कि जब 1998 की बात अगर मैं करूं, जब मैं कांग्रेस की पहली जो पाठशाला है राजनीति की NSUI, उसका कार्यकर्ता हुआ करता था। मुझे याद है 1998 में वो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, 3 बार के सांसद, 2 बार के MLA, 2 बार के केंद्रीय मंत्री और 1 बार गृह मंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत साहब को जब कांग्रेस ने अपना नेता चुना, विधायक दल का नेता चुना और मुख्यमंत्री चुना, उस वक्त भाजपा के तत्कालीन जो नेता थे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा साहब, इन सब ने कहा कि एक तरफ अनुभव भैरव सिंह का अनुभव है और दूसरी तरफ अनुभवहीन अशोक गहलोत है। तो मैं आज सुरेश जी से जानना चाहता हूं, जब 3 बार का सांसद, 2 बार का केंद्रीय मंत्री, 1 बार का गृह मंत्री राजस्थान का अनुभवहीन था, तो आज क्या 1 बार का विधायक अनुभवी है? क्या वो कहना चाहेंगे कि उस वक्त भैरव सिंह जी गलत थे कि आज मोदी जी गलत है? मेरा पहला सवाल सुरेश जी से है। विवेक जी कृपया इनसे मेरे इस सवाल का जवाब दिलवाएं। चलिए, मैं अभी सुरेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सुमित जी एक बात और हमारी रहेगी, वो यही है आपकी विवेक जी काम अच्छा किया, विवेक जी मेरी आवाज बहुत सारी योजनाएं लाए, और आप लोगों ने कहा साहब कि राजस्थान तो पड़ोसी राज्य छोड़िए, पूरे देश में चर्चा हो रही है योजनाओं की, लोग बातें कर रहे हैं,
विपक्षी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि भाई ये राजस्थान में इतनी योजनाएं कैसे आ गई, वहाँ का टैक्स सिस्टम कैसे चल रहा है। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव के समय तक सब कुछ ठीक था, पर परिणाम ऐसे अप्रत्याशित हो गए सर इस बार। हाँ विवेक जी, हमें दुख है इस बात का। जहां तक हमारी योजनाओं का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, इस देश के मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी विपक्षी पार्टी को या उसकी सरकार को नहीं सराहा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारी कांग्रेस की सरकार को कोरोना के समय सराहा कि इन्होंने देश में सबसे बेहतरीन काम किया। जहां तक योजनाओं की सवाल है, योजनाओं को ये भी अभी इनके घोषणा पत्र में हमारा ही कॉपी पेस्ट किया है। हमें जनादेश नहीं मिला, ये हमें दुख है। क्यों नहीं मिला, इस पर हम लोकतांत्रिक पार्टी है, बैठ के चर्चा करेंगे और आगे भविष्य में ऐसा न हो उसको सुनिश्चित करेंगे। एक बात जो हमने बहुत सुनने में आई और सूबे में बहुत चर्चा में थी कि कहीं ना कहीं पायलट साहब की उपेक्षा जो थी उसको मुद्दा बनाया। कुछ जमीनी कार्यकर्ता इस बात से नाखुश थे कि पायलट साहब को वो तवज्जो नहीं मिली। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख पाऊंगा सर। पायलट साहब की जहां तक बात है वो हमारे आलाक मान है। अभी मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था सचिन पायलट हमारे आलाक मान है, वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है। हाँ। और जहां तक उनके तवज्जो नहीं देने की बात है, मुझे एक बात बताइए आप, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर उनकी सभाएं नहीं हुई? वो ऐसी कौन सी जगह थी जहां पायलट साहब नहीं गए? उन्होंने खुद ने अपील करी। पायलट साहब इस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भविष्य के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पार्टी ने उनको जितना सम्मान देना चाहिए था बिल्कुल दिया है, उससे ज्यादा दिया है। और पायलट साहब ने कभी भी इसकी शिकायत नहीं करी। परसेप्शन लोकतंत्र में लोग बनाते रहते हैं, बनाते रहे, इससे हमें कोई मतलब ये कि र्यूमर था ज्यादा। जी अच्छा, तो एक सुगबुगाहट हो रही है गर्ग साहब की, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आगामी समय में कांग्रेस पार्टी में? सर मैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ, लोकतांत्रिक पार्टी हैं हम, और समय अनुसार बदलाव करते हैं। आगे भी होंगे, पहले भी हुए थे, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टियां अपने समय के साथ बदलाव करती हैं और हम भी करेंगे, हम करते हैं साहब। हम तो 140 साल पुराना हमारा इतिहास है, जब से आज तक बदलाव और समय के साथ चलते हैं, इसीलिए आज तक टिके हुए। बेहतर है सर, बेहतर। सुरेश जी के साथ एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। सुरेश जी, पहला सवाल जो मैंने पूछा था, आजकल पता ही नहीं चलता बहुमत दल का नेता कौन है, और वो सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल होता है कि बहुमत दल के नेता को नहीं पता होता 1 घंटे पहले कि वो चुने जाने वाले हैं। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज बहुमत दल के नेता को चुने जाने के लिए वहां पे जो विधायक है, विधायकों की सहमति से बहुमत दल का नेता चुना जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारा हर कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है, जो एक निर्देश दिए जाते हैं उसको वो पालन करता है। अब ये कह रहे हैं कि साहब सचिन पायलट जी को हमने पूरी तजर्बो दी है। अरे भाई, आपने कौन सी तजर्बो दी थी? 5 साल तक सचिन पायलट जी को हाशिए पे रखा है। आपके जो मुख्यमंत्री रहे हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने उनको कहा आवारा निकम्मा, खुद मुख्यमंत्री ने बोला है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सचिन पायलट जी को इन्होंने तजर्बो दी है? फिर खुद मुख्यमंत्री ऐसे तो ये कर रहे थे कि मैं 5 साल बस कुर्सी बचाने का काम किया। वो तो कह रहे हैं बस रूमर फैलाए जाते हैं, ऐसा कुछ रूमर नहीं, ये तो जनता नहीं, रूमर देखिए, ये तो खुद अशोक गहलोत जी की स्टेटमेंट है। अशोक गहलोत जी ने खुद ने पत्रकारों के सामने बोला है आवारा निकम्मा। अब थोड़ा ओपन में है ये चीजें। चलिए, ये भी सत्य है कि अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला कि मैंने कुर्सी बचाई है 5 साल तक। अब ठीक है सर, वो पास्ट की थोड़ी बात हो गई, कुछ नई बात कर लें। हमारा सवाल ये है सर कि ये जो बड़े चेहरों को कैसे साधा जाएगा? भजनलाल साहब मुखिया बन गए राजस्थान के, ये बड़े चेहरे को कैसे साधा जाएगा? नई अप्रोच, नई पीढ़ी, नई टीम तो है, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं ये कैसे साथ में चलेंगे, इसकी गारंटी है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से गारंटी है। देखिए, मुझे ये बताइए कि भजनलाल जी ठीक है, विधायक पहली बार बने, लेकिन संगठन का पिछले 30-35 साल का अनुभव है। बिल्कुल, पिछले 10 साल से वो प्रदेश के महामंत्री हैं। जितने विधायक, जितने मंत्री बनते हैं, वो सब भजनलाल जी के संपर्क में रहते थे। तो इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि ये नए चेहरा या कैसे साधेंगे। अरे भाई, उन्होंने संगठन का 25 से 35 साल का अनुभव है।
आज हमने 35 साल के अनुभव को और एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है, किसी भी पार्टी के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये एक हर्ष का विषय है और जनता खुश हो रही है। जनता को आज गर्व महसूस हो रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है, एक सामान्य आदमी भी मुख्यमंत्री बन जाता है। बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर खूब चर्चा हो रही है कि जातिगत समीकरण किस प्रकार से साधे गए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तीनों राज्यों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जातिगत का इनका तो कोई वो शब्द है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सभी को लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को मंत्र के ऊपर काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज को, सबको लेके काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह का कोई है नहीं। ये तो कांग्रेस है, वो करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी करती नहीं है। आपने पिछले 5 साल के अंदर देखा होगा राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, ये तो सर्वविदित है ना, और जनता ने उसका जवाब दे दिया। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे तो जनता उसका जवाब देती है साहब। बिल्कुल, आपने सनातन धर्म का अपमान किया, ये भी सबने देखा किस तरह से इनके जो सहयोगी दल वाले हैं उन्होंने डेंगू पता नहीं क्या क्या बीमारियां बताई थी, जनता ने उसका जवाब दिया है साहब। तो ये तो इनको अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सुशासन देगी, भ्रष्टाचार और अत्याचार राजस्थान में जड़ से खत्म करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी भी शुभेच्छा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो नई भजनलाल सरकार है बहुत बेहतर कार्य करे। और एक जो हमारे पास खबर आई वो ये भी था कि कहीं ना कहीं एक जो आप लोगों के पास बड़ी जिम्मेदारी थी कि साहब पूर्वी राजस्थान को नेतृत्व देना है, क्योंकि वो जो ERCP योजना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वहीं का नेता लीड करे राजस्थान को। क्या ये बात भी फिट बैठी भजनलाल जी पर? देखिए, हमारा तो पूरा राजस्थान हमारा एक है, हमारे पास में इस तरह से नहीं है पूर्वी और उत्तरी राजस्थान, उससे कोई नहीं है, हमारा पूरा राजस्थान एक है जी। अब जी। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि विधायक दल की बैठक हुई है, विधायक दल के अंदर नेता चुना गया है, ठीक, तो इसलिए हमारे लिए तो पूरा राजस्थान एक है साहब। हम तो जो भी जनता की समस्या है पूरे राजस्थान की समस्याओं का डॉक्टर साहब आऊंगा मैं पूर्ण करेंगे। और बहुत देर से सुन रहा था लेकिन अब और ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट डॉक्टर साहब इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सुरेश जी की, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी सुरेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि साहब हमारा पूरा राजस्थान हमारा है, हम तो पूरे राजस्थान को एक मानते हैं। क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, इनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। सबका सबका विकास, सबका प्रयास के मैंने जितने सवाल पूछे, कोई भी योजना अगर केंद्र, मैंने मतलब जितने सवाल पूछे जो खूब फैल रहे हैं, कोई सी भी योजना है तो आप बोलिए। निश्चित रूप से केंद्र की जितनी भी योजना है आपने देखा होगा, वहां पे वर्ग विशेष से इससे कोई लेने देना नहीं है। अगर हमने गरीबों को 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त राशन दिया तो सभी को दिया है, हमने पक्के घर बना के दिए तो सबको दिए, हमने उज्ज्वला योजना कनेक्शन के अंदर 10 करोड़ कनेक्शन दिए तो वो सबको दिए, हर जल नल मिशन का जो है तो हर व्यक्ति को उसके अंदर दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वर्गवाद, वंशवाद, ये इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये तो सिर्फ कांग्रेस में होता है, एक परिवार को बढ़ाने के लिए वो सब कुछ तिलांजलि दे देते हैं, उसके अलावा कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है, केवल परिवारवाद को बढ़ाना और कुछ नहीं है कांग्रेस के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी परिवारवाद आगे नहीं है। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुमित जी बोलिए। सर, सुरेश जी ने अपनी बात भरपूर कह ली, अब मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं बारी बारी से इनकी बातों का जवाब देता। जी बोलिए सर। और इन्होंने विधायक दल की बात करी, विवेक जी मैं बात आपको बताना चाहता हूं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों ने अभी तक विधायक दल का धन्यवाद प्रेषित नहीं किया। अभी आपने ही उनकी बाइट्स दिखाई थी, उन्होंने तमाम नेताओं का नाम ले लिया, लेकिन लोकतंत्र में विधायक दल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन करता है, लेकिन उन्होंने अभी तक विधायक दल का नाम नहीं लिया। इवन विधायक जो लोग विधायक नहीं है उनका भी नाम ले लिया, सीपी जोशी का ले लिया, अरुण सिंह जी का ले लिया, लेकिन अभी तक विधायक दल का धन्यवाद नहीं दिया। तो ये बताता है कि पर्ची से मुख्यमंत्री चुना गया है, ना कि विधायक दल ने चुना है। विधायकों पर थोपा गया है मुख्यमंत्री, विधायकों की राय नहीं ली गई है। इसके चलते विधायक दल का अभी तक उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित नहीं किया। दूसरी बात अनुभव की आई, ये बोले उनका बड़ा अनुभव है। मेरा सवाल फिर वहीं पर आके अटकता है, क्या 1998 में जब
अशोक गहलोत जी 3 बार का सांसद, 2 बार का एमएलए, 2 बार का भारत सरकार का मंत्री, 1 बार का गृह मंत्री जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो भैरव सिंह जी कहते हैं ये अनुभव की कमी है। तो सुरेश जी ये बताएं कि भैरव सिंह जी उस वक्त गलत थे कि आज मोदी जी गलत है? ये अनुभव की बात हुई। दूसरी है उन्होंने बात करी ध्रुवीकरण की, सर मैं बात बताना चाहता हूँ पूरा देश जी के साथ क्या कर रहे हैं। ये एक मुसलमान को टिकट नहीं दे सकते क्या? इस देश में अक़लियतों को रहने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में एक सत्तारूढ़ पार्टी का एक टिकट पाने का अक़लियतों का अधिकार नहीं? ये क्या कर रहे हैं? किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं? मोदी जी ने पूरे 4 राज्यों के चुनाव में आके साबित किया कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह किस स्तर पर जाके वोट बटोरता है। इन्होंने बात करी सनातन की, सर हमारी सारी योजनाएं उठा के देख ली। सनातन क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही कहता है ना, यही तो हमने किया। हर एक का दुख हरा, हर एक को निरोगी किया, हर एक को सुखी बनाया, यही तो हमने किया। असली सनातन हम है साहब। ये सनातन के ढोल पीटते हैं, इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल और केवल एक काम है, अराजकता फैला के, ध्रुवीकरण करके, भाई को भाई से लड़ा के, संविधान को ताक पर रख के देश की और प्रदेशों की सत्ता पाना। और अगर नहीं पा पाए तो हॉर्स ट्रेडिंग से तोड़ के उनको वापस अपने में मिला के सत्ताओं का गठन कर लेना। ये इनका काम है। इनका लोकतंत्र से और देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। झूठी बातें करना और अपनी सरकारें गठन करना, इसके अलावा इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। अच्छा, चलिए, अब चूंकि सुमित जी ने सीधा सवाल सुरेश जी से किया है तो मैं चाहूंगा सुरेश जी आप इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए विवेक जी, इन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेने देना नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी सही है, पहले इस बात का जवाब दो। जो हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ अजी। हाँ सुमित जी, नहीं हमारे में दोनों नेता अच्छे हैं, दोनों नेता बढ़िया है, ठीक, लेकिन आप बता दीजिए खड़गे जी जो एक दलित नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो क्यों गायब हो गई थी? आप बता दीजिए। चुनाव के टाइम पे खड़गे जी की फोटो नहीं है, वो कहां से गायब हो गई थी? खड़गे जी को आपने कौन सा सम्मान दे दिया था जब 22 सितंबर 2022 की जो घटना थी, जब खड़गे जी एयरपोर्ट पे खड़े रहे थे तो आपने कौन सा सम्मान दे दिया था? चलिए ठीक है, सनातन धर्म का सम्मान देना सीखो आप, सनातन धर्म का सम्मान देना करो आप। और फिर दूसरा ये आप ये कह रहे हो कि साहब हमने कौन सी सुविधा? अरे भैया, आप अगर राजस्थान में अगर सुविधाएं दे देते तो जनता आपको वोट दे देती। जनता को आपने परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने पिछले 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया था और उसमें जनता ने उसका जवाब दिया है। तो इसलिए सुमित जी, पहले आप अपनी गिरबान में जाके देखिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है सुमित जी, उसमें क्या है? आपको एक चीज बताइए, अगर मान लो भजन लाल जी ने, भजन लाल जी ने अगर मान लो केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दे दिया तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पास तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं है तो क्या करें? जब आपके पास में कमजोर केंद्रीय नेतृत्व तो आपके मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी वो अपनी मर्जी हो वो अपनी डबली चलाते थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है और उनकी तारीफ की है या उनका धन्यवाद दिया तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस वालों को आप सुरेश जी वो बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देना पड़ेगा। जब पहली बार जब अशोक गहलोत जी की राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर एंट्री हुई थी, वो उस बयान पर सुमित जी ने बिल्कुल एकदम ठप्पा लगा दिया है। सुरेश जी नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि गहलोत जी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और तीनों बार मुख्यमंत्री काल के बाद में चुनाव हुए तो इनकी गहलोत जी की सरकार क्यों नहीं आती थी? इसका मतलब विफलता मैं कह रहा हूं 1900 सिंह जी का माहौल सही था कि आज गहलोत जी की विफलता तभी जनता ने जवाब दिया। चलिए ठीक है। अब सुमित जी चर्चा के लिए और भी बहुत अब आपको विश्वास करना ठीक है। आज की थोड़ा बात हम कर लें, आज की थोड़ा बात कर लें। मुद्दों को उठाइए, हम उनको काम करेंगे। क्या बुरा कर दिया भैरव सिंह जी ने? आप उनका नाम अपने मुंह से क्यों नहीं लेना चाहते? चलिए ठीक है, अब वो एक सवाल पर ही पूरी डिबेट हम केंद्रित नहीं करेंगे। सुरेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अब आप भैरव सिंह जी की कल्पना कैसे कर सकते हो? सुरेश जी, एक सवाल छोटा सा मेरा आपसे ये रहेगा, आप लोगों ने बताया कि भाई 34 साल का अनुभव है भजन लाल जी को
संगठन में काम करने का, संघ से पूरा उन्होंने काम किया। और आपने भी जैसा कि कहा कि मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होते थे वो भी भजन लाल जी से मार्गदर्शन लेते थे। क्या प्रायोरिटी रहेगी राजस्थान में अब शुरुआती समय में कुछ ऐसा करने की कि सत्ता वापसी पर जनता भी कहे कि हाँ बिल्कुल सही सत्ता वापसी हमने आप लोगों की करवाई है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी राजस्थान में सुशासन लाना, कानून व्यवस्था को ठीक करना। जो पिछले 5 साल से जो कानून व्यवस्था राजस्थान की खराब हुई है उसको ठीक करना। जो पिछले 5 साल से जो राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़े थे उनको खत्म करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जो इन्होंने भ्रष्टाचारियों को, रिटायर्ड अधिकारियों को लगाया है और इन्होंने उनके माध्यम से जो भ्रष्टाचार किया उन अधिकारियों को हटाना। जो रिटायर्ड अधिकारियों को पैसे लेकर नौकरी पे लगाया और उन्होंने दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया उनको हटाना। और जो पेपर लीक की घटनाएं होती थी उन पेपर लीक की घटनाओं को हमको बंद करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बिल्कुल। सुमित जी, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर इस बार एक बड़ा मुद्दा रहा, जनता उसे डायरेक्ट समझ पाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल रही कि साहब कानून व्यवस्था का बहुत कुछ बंटाधार हो गया है? क्योंकि ये बीजेपी ने बहुत सारे जो प्रदर्शन है वो कानून व्यवस्था के नाम पर ही किए थे जयपुर में। सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी ने ये प्रोपोगंडा ये किया। अभी सुरेश जी ने महिला सुरक्षा की बात करी। मैं बता दूं आपको, महिला सुरक्षा की बात बीजेपी के साथी न करा करें। ये ब्रजभूषण की बात करनी करते, ये हाथरस की बात नहीं करते, ये सेंगर की बात नहीं करते। और साहब अभी 2 दिन पहले इनका एक विधायक कन्विक्टेड हुआ है, दोषी माना गया है एक नाबालिग से बलात्कार के रूप में। सुरेश जी मैं आऊंगा आपके पास। ये सुरक्षा का और महिलाओं की बात बीजेपी के साथी न करें तो ठीक रहेगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है साहब, जितनी कानून व्यवस्था हमने जितनी कड़ी की कहीं नहीं की गई। आंकड़े इसलिए बढ़े कि हमने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने जाता है तो एफआईआर हर हालत में दर्ज होनी चाहिए। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा चालान पेश करने का और कन्विक्शन का अगर रेट था तो राजस्थान में, इसलिए ये उन आंकड़ों को जो कि अच्छे आंकड़े थे उनको बुरा बता के दिखाते हैं। जैसा कि इन्होंने 2G में किया था कि अदालत बेचारी 5 साल तक इंतजार करती रही और एक व्यक्ति के साथ मिलकर इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया। और यहां पे भी कानून व्यवस्था का नाम लेके इन्होंने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। असलियत तो ये है साहब इनका कि ये क्या करते हैं और इस प्रदेश में कौन सी कानून व्यवस्था होने वाली है इसका हमें डर है। लेकिन फिर भी मैं सुरेश जी आपको और आपकी पार्टी को के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे और आप अच्छे से अच्छा प्रदेश चलाएं, क्योंकि हमें भी रहना इस प्रदेश में है। लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं, हमारी आशंकाएं, हमारी शंकाएं, अब आप सत्तारूढ़ दल हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमका आरोप लगाने की बजाय हमारी शंकाओं का समाधान करें। आप भी आपके जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अभी भी चुनावी मोड़ से बाहर नहीं निकले हैं। उनसे पूछा क्या करोगे, वो कहते हैं कांग्रेस ने नहीं किया। अरे भाई आगे क्या नहीं करोगे, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस को जनमत मिल गया ना। अब आप बताओ, जब आपको जनता ने चुन लिया है तो आप आगे क्या करना चाहोगे। इसलिए नेगेटिविटी से बाहर निकले। आपकी क्या योजना है, आप इस प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएंगे, जनता ये जानना चाहती है साहब। ठीक है, कैसे आगे लेकर जाएंगे, किस प्रकार से लीड करेंगे, अब ये तो सुरेश जी ही बता सकते हैं। वैसे सुरेश जी ने शुरुआत में जैसा कि बताया कि कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से चौकस रहना ये सरकार की प्राथमिकता है ना सुरेश जी? बिल्कुल साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी पहली प्राथमिकता है कानून व्यवस्था राजस्थान की दुरुस्त करना। अब ये डॉक्टर साहब इधर उधर की बातें करते हैं, उसकी वजह राजस्थान की बात करो ना कि राजस्थान में वास्तव में कानून व्यवस्था खराब है। एनसीआरबी के डाटा है, उसके अंदर भी बताया गया है कि राजस्थान नंबर 1 पे क्राइम में। ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इधर उधर की बातें मत करो। जो चीज है आपको विपक्ष में बैठने के लिए मैंडेट दिया तो उसमें बैठिए और आप अपने मुद्दे बताइए। भारतीय जनता पार्टी उनको करेगी निश्चित रूप से। जो जनता से संबंधित मुद्दे होंगे उनको हम सोल्व करेंगे। हरियाणा जवाब सुन लेते हैं। सुमित जी इधर उधर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको जनता ने घर बिठा दिया है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अब आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप ये इस तरह से बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल तक कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 में था, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो यही है कि इस प्राथमिकता जो कानून व्यवस्था उसको ठीक करना, महिला अत्याचार है उनको बंद करना, यहाँ पे जो पेपर लीक की घटना है उनको बंद करना, ये हमारी प्राथमिकता है। जाके गुंडे जाके हमारे देश की प्रदेश की बेटियों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, ये मैं मान लूं, कानून व्यवस्था ठीक करोगे आप? कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, क्यों करेंगे? ये तो आपके जमाने में होता था, इसलिए आप बता रहे हो कि हमारे बहन बेटियों को ऐसे होगा और वैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी तो करती नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। हम तो इन चीजों को करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बहुत सुशासन रहेगा राजस्थान के अंदर, और आने वाले टाइम तक अब आपको दोबारा कांग्रेस के आने की उम्मीदें नहीं है अब राजस्थान के अंदर। एक बात बताऊं सर आपको सुरेश जी, न कंचित शाश्वत, इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है उसे जाना है, ये तय कर लीजिए आप। आज इतने अहंकारी मत होइए। बिल्कुल सही है, दुनिया में बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब सही कह रहे हो कि दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस दुनिया में परमानेंट नहीं है। कांग्रेस को जड़ से खत्म करने का हमारा उद्देश्य है, वो खत्म करेंगे, चिंता मत करो आप। बिल्कुल राजस्थान के अंदर सुशासन देंगे, बढ़िया शासन चलाएंगे। राजस्थान में जो भी परेशानियां उनको सबका समाधान करेंगे। जो हमने संकल्प पत्र के अंदर जो दिखाया है वो करके बताएंगे। आपने संकल्प पत्र में केवल घोषणा पत्र के अंदर केवल घोषणा, चलिए ठीक है, हम उनको ठीक है। अब एक एक करके ही हम लोग चर्चा करें। सुमित जी, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि अब कैसे पूरी पार्टी को यूनाइट किया जाएगा, क्योंकि चुनाव हारने के बाद बहुत विरोध के सुर सामने आए। मुख्यमंत्री की ओएसडी रहे, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया, फिर उस पर सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों हमारे नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो विरोध के सुर भी सामने आए हैं, सामने लोकसभा चुनाव है, किस प्रकार से पूरी पार्टी को यूनाइट किया जाएगा। इसीलिए मेरा सवाल था कि क्या उसी के मद्देनजर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है? सर देखिए, हम चुनाव हारे हैं, ये सत्य है, और चूंकि हम चुनाव हारे हैं तो कुछ कमियां रही होंगी, हम कुछ चीजें नहीं समझ पाए होंगे। तो इन सब चीजों का मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, हम लोकतांत्रिक पार्टियां बैठ के मंथन करेंगे, क्या कमियां रही, क्या गलती। मंथन तो करेंगे, अच्छी बात है, मंथन करना भी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ नेता आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो लोकतांत्रिक विशेषता है साहब हमारी पार्टी की, कि सबको बोलने का अधिकार है। हमारे यहाँ किसी के मुंह पर ताला नहीं लगाया जाता था। यही हमारी पार्टी की, इसीलिए 140 साल से ये पार्टी आज भी अपने पैरों पर खड़ी है और इस देश का लोकतंत्र मजबूत करने में अपना योगदान दे रही है, और हम देते रहेंगे। और जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है, हम बिल्कुल यूनाइटेड हैं साहब। थोड़ी बहुत शिकायतें कार्यकर्ताओं की, नेताओं की रहती हैं, आपस में चर्चा करते हैं, कह देते हैं, और उन पर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव पूरी कांग्रेस यूनाइटेड होके लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। लेकिन वहां पर बड़ी चुनौती यह है कि 2018 में सरकार भी आ गई थी, उसके बावजूद 2019 लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया था, पूरी 25 की 25 सीट बीजेपी ले गई थी। हाँ सर, मैं मानता हूं इस बात को कि हमने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई प्रदेश में, और लोकसभा चुनावों में हम हारे, उससे हमने सबक लिया, हमने सीख ली है, और आगे लोकसभा चुनाव में उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार ये शायद हो सकता है उल्टा, न तो काफी कुछ सुधरेगा, और हम बहुत अच्छे नंबर से लोकसभा चुनाव इस बार राजस्थान में जीतेंगे। जी जी जी। सुरेश जी, एक छोटा सा सवाल इस बात को लेकर रहेगा कि अब जो मैकेनिज्म है सीएम के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 34-35 साल हो गए सीएम साहब को काम करते हुए संगठन में, लंबे समय तक, और अपने लिए कोई पद नहीं मांगा। ये बात भी निकलकर सामने आई कि कभी कोई अपने लिए पद नहीं मांगा। इस बार भी वैसे वो भरतपुर सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भरतपुर सीट से नहीं लड़ा, सेफ सीट से लड़वाया। संघ की बहुत अहम भूमिका रही। सवाल यही है कि वही पुराना सवाल, जिसका जवाब अब मैं देखना चाहता हूं आप देते हैं या नहीं देते हैं, कि बहुत से ऐसे नेता थे जो आश्वस्त थे, मुख्यमंत्री की रेस में बहुत बार उनका नाम भी आ रहा था। पूर्व सीएम की अगर हम बात करें,
वसुंधरा राजे सिंधिया। तो अब किस प्रकार से इनकी जिम्मेदारी होगी और कैसे सारी दिशा और दशा तय होगी हर एक चीज को लेकर? देखिए, वसुंधरा राजे जी हमारी 2 बार की मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो जिम्मेदारी तो वसुंधरा राजे जी के पास है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी है। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता होता है, उसको भी एक जिम्मेदारी दी जाती है और वो लगन से काम करता है। हमारे यहाँ पे जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो विरोध नहीं करता है, किसी तरीके का विरोधाभास नहीं है। संगठन ने बोल दिया कि आपको ये काम करना है तो वो उसको काम को निष्ठापूर्वक करता है और उस काम को अंजाम देता है और धरातल पे लाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। जो संगठन निर्धारित निर्णय लेगा उसके हिसाब से काम करता है। और आपने देखा होगा अभी तक के जो भी रिजल्ट्स आए वो संगठन एक होने की वजह से, मजबूत संगठन होने की वजह से, निष्ठावान कार्यकर्ता होने की वजह से हमको रिजल्ट बार बार अच्छे परिणाम मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मिलते हैं हमको जनता से। लेकिन एक वो भी चीज थी ना कि सांसदों को जिस प्रकार से मैदान में उतारा गया था, हालांकि दिया कुमारी को जैसे डिप्टी सीएम भी बनाया, लेकिन फिर उनका क्या होगा, क्योंकि इस्तीफा भी दिया और फिर चुनाव भी जीते हैं, तो उनको किस प्रकार से सम्मिलित किया जाएगा? क्या कैबिनेट में रहेंगे या फिर एज अ विधायक ही काम करेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलेगी। जो सांसद से विधायक बन के आए हैं उनको भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो एमएलए बन के आए हैं उनको भी जिम्मेदारी मिलेगी। इसलिए आप इसमें कोई भी कयास लगाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सब आपको पता लग जाएगा किसको क्या जिम्मेदारी मिली हुई है। हमारे यहाँ मैं कह रहा हूं ना कि ट्रांसपेरेंसी है, मजबूत संगठन है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, निष्ठावान आदमी व्यक्ति हैं, जो पार्टी कह देती है उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। उस पार्टी लाइन के बाहर कोई भी नहीं जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और पूरी तरह से अनुशासित रहते हैं एक छत के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल अनुशासित, बिल्कुल बिल्कुल एक छत के नीचे पूरे अनुशासित रहते हैं। किसी का कोई विरोधाभास नहीं है। सबने सभी 115 विधायकों की बैठक के अंदर नेता चुना गया है। सबसे पूछा गया है कि भाई आपकी राय है क्या? बोले हाँ साहब हमारी राय है। इससे ज्यादा वो लोकतांत्रिक पार्टी क्या हो? 40 से परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। 40 से ज्यादा युवा विधायक चुनकर आए, तो माना जाए कि इस बार ये जो भजनलाल कैबिनेट होगी ये पूरी तरह से युवा कैबिनेट भी हमें देखने को मिल सकती है, एक बड़ा इसका हिस्सा। देखिए, अब ये भी आपको मिल जाएगा आने वाले समय में। ये सब चीजें आपके सामने आ जाएगी कि किन किन को कैबिनेट के अंदर लिया जाता है, किसको मंत्री बनाया जाता है, किसको क्या दिया जाता है, वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। ठीक है सर, बहुत ईमानदारी से आपने जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा था थोड़े से सवाल कठिन है। सुमित गर्ग जी, अब आपने भी चुनौती तो दे दी है साहब कि 2018 के बाद, सरकार बनने के बाद 2019 में सीटें एक तरफा बीजेपी को चली गई थी 25 ऑल, लेकिन इस बार फिर आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस फिर से पूरी तैयारी के साथ जुटेगी और हर एक नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने के लिए राजस्थान में प्रयास करता हुआ नजर आएगा। विवेक जी, आपकी बात पर आने से पहले मैं सुरेश जी की बात को फिर आगे बढ़ाना चाहूंगा। सुरेश जी ने वसुंधरा जी की बात करी, अनुभव की बात की। मुझे डर लग रहा है वसुंधरा जी को लेके, कहीं उनके साथ वैसा ना हो जैसा आदरणीय भैरव सिंह जी के साथ हुआ, मदन लाल जी के साथ हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ हुआ, जयना कृष्ण मूर्ति जी के साथ हुआ, कल्याण सिंह जी के साथ हुआ। क्योंकि ये इतिहास रहा है भाजपा का कि जैसे ही नई पीढ़ी आती है और धक्का देके हम अपने सीनियर्स को निकाल देती है। सुरेश जी, मैं 2 शब्द आपकी पार्टी के इस बर्ताव पर कहना चाहूंगा कि इन बुझे हुए दियों को जरा तहजीब से बटोरो जनाब, इन बुझे हुए दियों को जरा तहजीब से बटोरो जनाब। कल अमावस की रात रोशन इन्हीं से थी, आपका इतिहास इन्हीं से है। इनके साथ ऐसा न करें, वसुंधरा जी के साथ वैसा ना हो, इसकी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। जहां तक हमारी पार्टी की बात करी विवेक जी, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, जीतती हैं, एक अलग बात है। लेकिन हम पुनः इस हार से सीख लेकर लोकसभा चुनाव में दुगनी शक्ति के साथ जाएंगे और कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत एक नाम इस समय काफी चल रहा है,
इंडिया अलायंस, तो क्या राजस्थान में भी माना जाए कि उसकी एक झलक देखने को मिल सकती है? सर, ये अभी प्रदेश में आचार संहिता लगी थी, वैसे ही तो उसमें एक सबका कि कौन क्या कर सकता है डिफाइंड था, वैसे ही मेरी भी ये आचार संहिता है, ये एआईसीसी लेवल की बात है सर, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सुरेश जी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास तो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी में तो अनुशासन में रहते हैं कार्यकर्ता जी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आपके अभी चुनाव के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो कहां थी, बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं थी, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं थी, अब बता दीजिए। हमने तो जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है सबकी फोटो लगाई थी, तो बता दीजिए सम्मान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है या आपकी पार्टी सम्मान करती है? ये है पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आप केवल परिवारवाद वाली पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। हमारे यहाँ पे सब लोग एकजुट रह के काम करते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नसीहत नहीं दें। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी वापस 25 की 25 सीटें लेके आएगी। संगठित पार्टी है, कार्यकर्ता मजबूत है। हर 52,000 बूथों के पास हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, बूथ अध्यक्ष लगे हुए हैं, वो सब काम करने वाले हैं, सब मतलब एक जुट से काम करने वाले आदमी, तो हम तो वापस 25 से 25 सीटें लेके आ रहे हैं साहब 2024 में। ठीक, वो लोग ठीक है सुमित जी। मोदी की आपके कार्यालय पे हाँ, वो अनुशासन, आपके अनुशासित कार्यकर्ता ही थे ना, और वो एक सांसद जो विधायकों को लेके इधर उधर भग रहे थे, विधायक के पिताजी गए, विधायक को छुड़ा के लाए, वो अनुशासन ही था ना आपकी पार्टी का। पूरा सब देख रहे हैं कितना अच्छा अनुशासन है। ठीक है, आप सत्ता में आ गए, आपको मैंडेट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप के सारे पाप धुल गए। दुनिया देख रही है साहब आप क्या कर रहे हो, अभी देख रहे हैं, आगे तो पता नहीं क्या होगा। विवेक जी, इनका दर्द झलक रहा है। अब आपको मानना पड़ेगा कि आप विपक्ष में बैठोगे, इसलिए आपको ये मान लीजिए। अब जनता को सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, तो जनता को सेवा करने दीजिए ना हमको। क्यों आप इलूल जुलूल की बातें करते हो? आप अपने यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे क्या व्यवस्था है, किस तरह की स्थिति है, वो आप अपने यहाँ गिरवान में जाके देखिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है जो आप बोल रहे हो। इसके बाद में खुद उनके स्टेटमेंट आ गया कि साहब एक ही क्षेत्र के विधायक थे जो एक जगह इकट्ठे हो गए थे, बाकी कुछ नहीं था उसके अंदर। तो इसलिए आप उपद्रव कर रहे थे, देखिए कांग्रेस को अपने गिरवान में जाके देखना चाहिए। ठीक है सर, बात भाजपा की नहीं है, बात सत्तारूढ़ दल की है, जिसके हाथ में इस प्रदेश के 8 करोड़ वासियों का भविष्य है। इसलिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे साहब, और कड़े सवाल पूछे जाएंगे। आप इनसे सुमित जी, 8 करोड़ जनता जो राजस्थान की है, उसको भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी, महिला अत्याचारों से न्याय देगी, पेपर लीक की घटनाओं को सबको बंद करेंगे, दिन में बिजली देंगे। जो भी हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने घोषणा की है वो उन सबको पूरा करेंगे। निश्चित रहिए सुमित जी, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। जो जो हमने संकल्प पत्र में दिया है उसको दोहराएंगे और सबको लाभ मिलेगा। उसके साथ न्याय कठुआ में किया था वो तो नहीं करोगे? हाथरस में जो बेटी के साथ न्याय किया था वो तो महिलाओं के साथ न्याय नहीं करोगे? कांग्रेस की नीति रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सुशासन देने में विश्वास रखती है। आज यूपी के अंदर देख लीजिए किस तरह का सुशासन है। पूरा भारत जानता है कि यूपी के अंदर किस तरह का सुशासन है। वो सुशासन हम राजस्थान में देंगे जी। इस देश में सबसे ज्यादा महिला अत्याचारों के आरोप या केस भाजपा के एमपी और एमएलए पे साहब 21 एमपी और एमएलए इनके महिला अत्याचार के आरोपित हैं। तो ये महिला अत्याचार की बात करते हैं। मेरे को आश्चर्य होता है, ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी इनका सांसद है। सेंगर इनकी पार्टी का ये महिलाओं की बात करते हैं, तो सर मेरे को बड़ा दुख होता है जब ये बात करते हैं दुर्वर्थी बात, इसलिए दिल दुखता है। कार्रवाई चल रही है साहब, आपके नेता तो बेल पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं ये बता दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके नेता तो बेल पे चल रहे हैं।
भ्रष्टाचार के आरोप में तो आपके नेता बेल पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? कई बार माफी मांगनी पड़ रही, नहीं पड़ रही थी? चलिए आपके ठीक है, नेताओं को। वापसी तो ये आपको खुद को आत्मचिंतन करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सोचने की बजाय। तो ठीक है, वापसी आपसी बहस किसी पार्टी के बजाय हम लोग लेते कैमरे पे पकड़ा गया तो बंगारू लक्ष्मण आपकी पार्टी का अध्यक्ष था। चलिए ठीक है, अब फिर पास में फिर सर बहुत सारी चीजें फिर चलती रहती है। प्रचार कर रहा था, आपका रक्षा मंत्री कारगिल के जो ताबूत थे उनमें पैसे खा गया। सर क्या बात करते हो आप? भ्रष्टाचार की बात करोगे? आपके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। पहले कहो कि बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचारी था, उसके बाद में आगे बात वो करो। 400 करोड़ रुपए मिले एक सिंपल सांसद के यहाँ पे, 400 करोड़ रुपए मिले, वो किसके हैं बता दीजिए। वो अंदर करो, झारखंड के अंदर अभी 400 करोड़ रुपए मिले ना, वो नोटों की गिनती करते करते अभी कंटिन्यू चल रही है वो गिनती। बता दीजिए वो भ्रष्टाचार के और पैसे कहाँ पे? एक उनका भ्रष्टाचार तो आप तो नस उनका भी एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जो उन्होंने नोटबंदी को लेकर किया था। धीरज साहू की बात कर रहे हैं शायद सुरेश गर्ग जी साहब। वो तो है फटे कुर्ते को लेके, विवेक जी, फटे कुर्ते को ले जाके अगर जनता के बीच में जाओगे तो जनता सब समझती है। सोने की चम्मच में पैदा होने वाला फटे कुर्ते पे जाके तो जनता जवाब देना जानती है, और जनता ने हमको जवाब दे दिया है, अच्छी तरह जवाब दिया है। 2 बार संसद में बिठा दिया है, और अच्छा 10 साल से हम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्यकाल चला रहे हैं, मोदी जी अच्छा चला जा रहे हैं। हमारी नोटबंदी भी अच्छी थी, जीएसटी भी अच्छी है। जीएसटी के अंदर आज हम है ना 1,67,000 करोड़ रुपए का प्रतिमाह हम कलेक्शन कर रहे हैं। आज 20 लाख करोड़ रुपए का अगर जीएसटी कलेक्शन हो रहा, जो 2014 से पहले इनके बजट हुआ करता था उससे ज्यादा तो हम केवल जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये हम दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले 10% देके रिफंड आया करता था, आज 2 घंटे 3 घंटे के अंदर रिफंड आ जाता है, वो हमने दिया है। ऑनलाइन काम चालू किए हैं, लेकिन आपने क्या किया देख लीजिए, नगर निगम में कहीं पे भी चले जाइए किस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया था। सर नोटबंदी में महेश शाह का नाम सुना था, 13,860 करोड़ रुपए लेके भ्रष्टाचार में तो इनको करना ही नहीं चाहिए। सुमित जी, मेहुल भाई कहाँ है? सुमित जी, वो 400 करोड़ रुपए मिले, उनको संभालो उनको। आपको ये क्यों बोलना पड़ा कि साहब हमें इससे कोई लेने देना नहीं है? वो क्यों स्टेटमेंट देना पड़ा? एक सांसद के घर में 400 करोड़ रुपए मिल रहे तो उन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा ही तो होगा ना। वो कहां से आए वो 400 करोड़ रुपए के? तो आप लोगों ने पूरे जिंदगी भर भ्रष्टाचार किया है। यहाँ जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था आपने, पाइपलाइन डालने की बजाय में चोरी की पाइप डाल दिए थे आपने। जनता चाहती है मोदी जी से। चलिए अब तो, लेकिन सुरेश जी अब आप लोग सरकार में आ गए ना, तो अब तो जांच करवा लीजिएगा अगर भ्रष्टाचार किया गया है पूर्ववर्ती सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको सबको पकड़ा जाएगा और सबको जेल में डालेंगे। वो भले ही सब संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। वो भले ही मंत्री क्यों ना 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, उस तरह से हम करेंगे। नहीं तो जो भी मंत्री हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचारी तो कोई सा भी हो, उसको पकड़ा जाएगा। निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पेपर भर्ती घोटाला में आपने राजस्थान की जनता से वादा किया है कि एक व्यक्ति जो, और ये भी कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि पाताल तक पहुंच जाएंगे, सलाखों में डालेंगे। हाँ, पाताल तक पहुंच जाएंगे। घोटाले का जो मुख्य जो है ना ढाका, उसको सलमान खुर्शीद जी बचाने की कोशिश कर रहे थे ना, उनको भी अंदर करेंगे, उस पेपर लीक घोटाले वाले को भी। और सारे जितने उसमें लिप्त हैं सब जेल में जाएंगे। मतलब बता दूं, जिस दिन पेपर लीक घोटाला हुआ इस प्रदेश की संवेदनशील रूप से भ्रष्टाचारी कोई सुमित जी आपके पास आ रहा हूं, सुमित जी आ रहा हूं आपके रूप पास। से भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा। राजस्थान में सुशासन देंगे। ये कितनी इधर उधर की बात कर ले, लेकिन हम राजस्थान में सुशासन देंगे। ठीक है सर, बोलिए सुमित जी, आप बोलिए। ये पेपर लीक की बात सुमित जी, ये पेपर लीक की बात करते हैं, व्यापम के बोलिए। हाँ, इस देश में सबसे बड़ा अगर पेपर लीक घोटाला हुआ तो व्यापम हुआ, और उसकी जांच जो है ना मुख्यमंत्री का निवास तक गई थी। साहब ये क्या बात करेंगे पेपर लीक की? पहले व्यापम की बात कर लें। हजारों लोगों को सबूत छिपाने में इन्होंने मार डाले। ये क्या बात करते हैं पेपर लीक की? हमने तो सबसे कड़ा कानून बना के दिया इस देश को कि पेपर लीक अगर कोई करेगा तो उसको उम्र कैद की सजा देंगे। इनमें है इतनी सोच? अगर सोच थी तो मध्य प्रदेश में और गुजरात में कहीं बना के दिखाते ये कानून। नहीं बना पाए, केवल बातें करते हैं। बातों से काम नहीं चलने वाला। साहब व्यापम का क्या हुआ? ठीक है, ठीक, कुछ नहीं हुआ, लीपापोती कर दी, जो सबूत थे मिटा दिए। जनता ने जवाब दे दिया व्यापम का। तो सुमित जी, जनता ने जवाब दे दिया। क्या बात करो? 165 सीटें दी है जनता ने, वो जवाब दिया है कि इसका मतलब है कि जनता को पता कि कोई घोटाला नहीं हुआ।
जनता ने राजस्थान में भी जवाब दिया है। तीनों राज्यों में आपके भ्रष्टाचार का जो जवाब है ना, वो तीनों राज्यों में दिया चलिए है। ठीक है सर, जनता को पता है कि चर्चा का कांग्रेस समय भी भ्रष्टाचारी समाप्त पार्टी होता है। है। सुरेश जी, सुमित जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला बड़ी बहस के लिए। बड़ी बहस के बड़े मुद्दे शामिल थे और हमने हमारे मेहमानों से उस पर चर्चा करने की कोशिश की। सोशल इंजीनियरिंग का मैकेनिज्म बीजेपी का आखिर क्या है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसले ले रही है, सबको चौंका रही है। भजनलाल शर्मा राजस्थान में अब मुख्यमंत्री हैं और उन पर बहुत सारे दायित्व भी होंगे। मैनिफेस्टो में कही हुई बातों को पूरा करना, स्टेट में जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ किस प्रकार से समन्वय बिताएंगे। हालांकि 34 साल का उनका सियासी अनुभव है, लंबा समय संगठन को दे चुके हैं, आरएसएस में लंबे समय से काम किया, तो कहीं ना कहीं सोशल मैकेनिज्म को भी भजनलाल शर्मा अच्छा समझते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह किस प्रकार की कैबिनेट होगी और क्या जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।